नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए सांख्यिकी की दूसरी वीडियो और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए लेकर आई हूं आंकड़ों के प्रकार। लेकिन बच्चों, उसके साथ ही मैं पहले आपको याद दिला दूं कि आखिर आंकड़ा क्या होता है। आंकड़ा एक ऐसी सूचना है, एक ऐसा तथ्य है जिसे आप संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या जिसकी मदद से आप किसी समस्या या किसी भी खोज को अगर करना चाहते हैं तो उसके निष्कर्ष तक भी पहुंच सकते हैं। और इसके महत्व को इस तरीके से भी समझिए बच्चों कि वर्षों वर्षों तक आंकड़ा संग्रहण का काम हो रहा था, लेकिन हमारी नई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में इसका डॉक्यूमेंटेशन 1975 से शुरू हुआ है और फिर हर एक आंकड़े को बड़ा ही संभाल कर रखा जाने लगा है। इससे पहले के भी आंकड़े उपलब्ध हैं, लेकिन डिजिटल जो आंकड़े हैं वो 1975 के बाद ही उपलब्ध हैं। आज मैं आंकड़ों के विभिन्न प्रकारों को बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये समझा दूं कि जैसे जैसे ज्ञान की शाखाएं बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे इकोनॉमिक्स में न्यू रेवोल्यूशन होते जाएंगे बच्चों, आंकड़े के प्रकार भी बढ़ते रहेंगे। इसलिए आप कभी इस बात पे स्टिक मत रहिए, जुड़े मत रहिए कि सिर्फ आंकड़ा इसी प्रकार का हो सकता है। आंकड़े को एकत्र करने की विधियां बदल रही हैं, तो उन विधियों के कारण भी आंकड़े कई तरह के हो सकते हैं। जब हम आंकड़ों के प्रकार की बात करते हैं तो बात सिर्फ प्राथमिक या द्वितीयक क्रमांक तक नहीं आती बच्चों। आंकड़े के प्रकार विभिन्न मैं कहूँ विभिन्न जो अलग अलग परिस्थितियां हैं उस आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया है। जैसे देख लीजिए आप कि आंकड़े को अगर आपको निकालना है तो आप स्थान के बेस में भी निकाल सकते हैं। आंकड़े को अगर आपको निकालना है तो आप अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है उसके आधार पर भी आंकड़े निकाल सकते हैं। अभी मैं उदाहरण से भी इसे स्पष्ट करूंगी कि अगर स्थान के आधार पर आपको आंकड़े निकालने हैं तो एक आप कहेंगे स्थान आधारित और एक आप कहेंगे स्थान मुक्त। ऐसे आंकड़े जिन पर स्थान का प्रभाव नहीं पड़ता और ऐसे आंकड़े जिन पर स्थान का प्रभाव पड़ता है। तुरंत सोचेंगे आप कि क्या कौन से वो आंकड़े होंगे मैम जिस पे स्थान का प्रभाव पड़ता है। बच्चों, विश्व का मौसम ग्रीनलैंड जो जगह है वहां से तय किया जाता है। समुद्र से हमको और खगोल से जानकारियां ली जाती है, फिर बताया जाता है कि अगले 1 महीने में मौसम पूरे विश्व का कैसा रहेगा। तो वो आंकड़ा आपको ग्रीनलैंड में ही प्राप्त होगा। तो हो गया ना स्थान आधारित आंकड़ा। और बाकी आप किसी भी आंकड़े को ले लीजिए जो स्थान मुक्त है। जैसे लोगों के खान पीन के अगर आप आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं तो वो स्थान मुक्त है। भाई आप किसी भी जगह पे लोग कितने टाइम नाश्ता करते हैं, खाना करते हैं, वो स्थान से उसका संबंध नहीं है। आप उससे स्थान को रिलेट नहीं कर सकते। तो देखिए आप कि जो स्थान संबंधी आंकड़े हैं वो 2 तरह के होते हैं। अभी व्यक्ति को देखिए आप कि जब आप सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना संख्या को महत्व देंगे, किसी के गुणों की बात में नहीं करेंगे, सिर्फ मात्रा को महत्व देंगे, तो वो हो गए आपके मात्रात्मक आंकड़े। लेकिन जब आप लोगों के गुण को महत्व देंगे तो वो हो जाते हैं गुणात्मक आंकड़े, जो हमारे सामाजिक विज्ञान या कहिए अर्थशास्त्र में भी इकट्ठे किए जाते हैं। तो ये गुणात्मक आंकड़े हो गए। ठीक वैसे ही बच्चों जो सतत होता है, जिसे मैं कहूँ निरंतरता, तो उस निरंतरता पर भी आधारित होते हैं आंकड़े। और इसे आपको अभी के सिलेबस में पढ़ना भी है कि एक होता है कंटिन्यूअस चर सतत आंकड़े और एक होते हैं विविक्त आंकड़े। तो ये बताने का मकसद आप लोगों का ये था कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आधारों पर आंकड़ों का प्रकार अलग अलग होता है और आपको ऐसे कई आंकड़ों के प्रकार देखने को मिलेंगे। लेकिन आज हम जिस प्रकार की बात कर रहे हैं बच्चों वो है उत्पत्ति के आधार पर। आज हम इतने सारे प्रकारों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ उत्पत्ति के आधार वाले आंकड़ों को ही लेंगे और उन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो अगर मैं इसे समराइज करूं तो जो आंकड़ों का उत्पत्ति के आधार पर प्रकार होता है बच्चों, किस सोर्स से लिए गए हैं आंकड़े, क्या उनका स्रोत है, कहां से मिले हैं, कहां से उत्पन्न हुए हैं, अगर मैं उसको बेस करूं तो उत्पत्ति के आधार पर बच्चों आंकड़ा 2 तरह का होता है जो अधिक प्रचलन में है।
मैं इस पर भी आपको बता दूं कि एक सैद्धांतिक आंकड़ा भी होता है। तो आप कहीं भी ये बात रिजील होके मत कहिएगा कि उत्पत्ति के आधार पर सिर्फ 2 तरह के आंकड़े होते, नहीं। उत्पत्ति के आधार पर 3 तरह के आंकड़े होते हैं, जिसे प्राथमिक, द्वितीयक और थ्योरेटिकल डाटा कहा जाता है, सैद्धांतिक डाटा भी कहा जाता है। अब इसे देख लेते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर बच्चों 2 तरह के आंकड़े हैं। उसमें पहला है प्राथमिक समांक, प्राथमिक आंकड़े जिसे हम प्राइमरी डाटा भी कहते हैं, और दूसरा है द्वितीयक समांक, द्वितीयक समांक या जिसे हम सेकेंडरी डाटा या आंकड़ा भी कहते हैं। देखिए मैंने बदल के इसलिए लिखा है कि आप लोगों को ये टर्म जो है वो आ जाए कि इसे समांक भी कहा जाएगा, आंकड़ा भी कहा जाएगा और डाटा भी कहा जाएगा। तो उत्पत्ति के आधार पर आज हम प्राथमिक और द्वितीयक समांक को पढ़ रहे हैं बच्चों, लेकिन याद रखिएगा एक थ्योरेटिकल डाटा भी होता है जिसे सैद्धांतिक समांक कहा जाता है। जब आप सिद्धांत पढ़ने लगेंगे अर्थशास्त्र के या पढ़ रहे होंगे तो आप इस बात को जानते होंगे कि कई सिद्धांतों को भी प्रूफ करने के लिए हम उसमें न्यूमेरिक वैल्यू डालते हैं। तो उस तरह के आंकड़े सैद्धांतिक समांक कहे जाते हैं। जैसे माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत में ये कहा गया है कि 25 सालों में किसी देश की जनसंख्या दुगनी हो जाती है। तो ये जो 25 सालों में दुगनी होने वाली बात है वो भी एक तरह का आंकड़ा है, लेकिन कैसा? थ्योरेटिकल। ठीक वैसे ही बच्चों अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर जो आंकड़े होते हैं आपने देख लिया वो 3 तरह के होते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। और मैं बात यहीं से शुरू करूंगी कि प्राथमिक समांक किसे कहा जाता है, प्राइमरी डाटा हम किसे कहते हैं। तो बच्चों इसे उत्पत्ति या स्रोत जहां से ये निकला है, इसका ओरिजिन जो है उसके बेस पे आप देखोगे ना, तो जब कोई भी खोज करता, कोई भी अनुसंधान करता, खोज करता है, वो आंकड़े इकट्ठा करता है और उस वक्त अगर वह आंकड़े खुद जाकर इकट्ठा कर रहा है, पहली बार कर रहा है, तो ये जो छोटे छोटे से शब्द हैं उसे आप देखिएगा कि अगर पहली बार इकट्ठा कर रहा है, स्वयं इकट्ठा कर रहा है, तो पहली बार स्वयं किसके द्वारा? अनुसंधानकर्ता के द्वारा, जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए, कोई भी उसका उद्देश्य हो सकता है कि वो ये जानना चाहता है कि 11वीं के बाद कितने बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं या नहीं छोड़ते हैं। हो सकता है वो ये जानना चाहता है कि लड़कियों का स्वास्थ्य लड़कों की तुलना में कैसा रहता है। उसका कोई भी उद्देश्य हो सकता है, लेकिन जब वो इसका डाटा लेने के लिए खुद ही अपने अनुसंधान क्षेत्र में जाएगा, खुद ही इसकी पूछताछ करेगा, खुद ही प्रश्नावली बनाकर देगा, मतलब स्वयं सभी काम वो खुद कर रहा है, तो इस तरह जब वो डाटा इकट्ठा करेगा बच्चों, तो वो हो जाता है हमारा प्राथमिक आंकड़ा या जिसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। वो स्वयं करना है किसको? अनुसंधान करता, जो जानना चाहता है, जो खोजना चाहता है, वो अगर वो खुद ही इकट्ठा कर रहा है तो वो आपका हो गया प्राइमरी डाटा। अब जब मैं ये कह रही हूं तो आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति खुद ही जाकर डाटा इकट्ठा कर रहा है बच्चों, तो इसका पहली विशेषता क्या होगी कि ये पहली बार इकट्ठा किया जाता है, एकदम मौलिक होता है। मौलिक कहने का मतलब जो पहली बार बना है, अनटच्ड है, छुआ नहीं गया है, उस तरह का ये डाटा होता है। तो आप अगर इसकी विशेषताएं देखें तो आप कह सकते हैं कि ये जो डाटा है वो मौलिक होता है, ठीक, ओरिजिनल, एकदम प्योर, शुद्ध, क्योंकि खुद खोजकर्ता फील्ड में गया हुआ है। इसके बाद अगर खुद ही वो जाकर डाटा इकट्ठा कर रहा है बच्चों, तो क्या वो अपने डाटा पे भरोसा नहीं करेगा? क्या उसका इकट्ठा किया हुआ डाटा विश्वसनीय नहीं होगा? होगा ना? तो ठीक वैसे ही इसकी अगली विशेषता या अगला कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता सकते हैं कि ये इस तरह का डाटा विश्वसनीय होता है और इस तरह का डाटा शुद्ध भी होता है। जैसे एक सिंपल उदाहरण से आपको शुद्धता समझाने की कोशिश कर रही हूं कि अगर मैं खुद आपको एक कागज देके कहूं कि अपने माता पिता का नाम लिखिए, तो आप बहुत ही श्योरिटी के साथ उनके नाम की स्पेलिंग सही लिखोगे।
हो सकता है कि मैं लिखती तो कुछ स्पेलिंग गलत हो जाता, लेकिन आप उनके बच्चे हो, अच्छी तरह उनके नाम की स्पेलिंग जानते हो, तो आप बिल्कुल सही सही लिख दोगे। ठीक उसी तरह बच्चों, जब खोजकर्ता खुद डाटा ले रहा है तो क्या वो गलत डाटा इकट्ठा करेगा? क्या वो अपने आंकड़े में झूठ बोलेगा? नहीं ना। तो इसलिए इसकी एक विशेषता मानी जाती है कि ये बहुत ही शुद्ध होता है। चलिए अब ये बताइए कि अनुसंधानकर्ता अगर खुद ही आंकड़े इकट्ठा करने के लिए जा रहा है बच्चों, तो उसके लिए उसके पास पर्याप्त टाइम होना चाहिए ना। तो प्राथमिक समंकों को बच्चों इकट्ठा करने के लिए अनुसंधानकर्ता के पास पर्याप्त समय होना चाहिए। समय ही नहीं बल्कि उसका मेहनत भी ज्यादा लगेगा, उसको पूरे क्षेत्र में फील्ड में खुद ही जाना होगा, और अगर फील्ड की दूरी 5 से 10 किलोमीटर भी हुई तो उसके धन भी खर्च होगा, उसका पैसा भी खर्च होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो आंकड़े होते हैं इनको एकत्र करने में समय, श्रम और धन, ये तीनों ही ज्यादा लगता है, अधिक लगता है, इसका हमको अधिक उपयोग करना पड़ता है। अब बात कर लें अगर द्वितीयक समंकों की बच्चों की, जो ऐसे समंक जिसको आपने खुद इकट्ठा नहीं किया बल्कि किसी के और के इकट्ठा किए हुए आंकड़े को आप लेकर आए। जैसे मैं ही आपसे अभी प्रश्न करूं कि आप जो भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप अपने विद्यालय में बच्चों की संख्या बताइए और क्लास वाइज बताइएगा। तो आप एक बार अपनी क्लास का तो बता दोगे, सभी का बताने में शायद थोड़ी दिक्कत। तो आप इसके लिए जानकारी किसके पास लेने जाओगे? अपने सर के पास, प्रिंसिपल सर के पास। तो उनके पास जब आप डाटा लेने जाओगे तो हो सकता है कि वो आपको एक कागज पकड़ा दें जिसमें बकायदा बांट कर लिखा गया हो कि 9th में, 10th में, 11th, 12th, 6th, 7th, 8th में इतने इतने बच्चे हैं, इतने लड़के लड़कियां हैं, ST, SC, OBC, जनरल के कितने बच्चे हैं। तो आपने वो डाटा खुद इकट्ठा किया क्या? नहीं। लेकिन आपको भरोसा पूरा है अपने सर पे, तो आप उस डाटा को ले आके मुझे दे सकते हो या बता सकते हो कि मैम हमारे स्कूल में इतने बच्चे पढ़ते हैं, इतने लड़के, इतनी लड़कियां पढ़ते हैं। तो ये जो आप डाटा मुझे दोगे ना, इसी को हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा, द्वितीयक समंक। तो ये जो सेकेंडरी डाटा है बच्चों, अगर मैं इसे कहूं तो ये पहले ही एकत्र किए जा चुके हैं, पहले ही इकट्ठा हो चुके हैं। आपके प्रिंसिपल सर ने पहले ही संख्या निकाल ली थी, अब बस आप उसका क्या कर रहे हैं? उपयोग। तो जब पहले से एकत्र किए गए आंकड़े का खोजकर्ता उपयोग करता है तो इस तरह के आंकड़े को हम द्वितीयक समंक कहते हैं, सेकेंडरी डाटा। अब बात कर लूं, जैसे इसकी हम कर रहे थे, इसके कैरेक्टरिस्टिक की, विशेषताओं की, तो ठीक वैसे ही बच्चों अगर मैं बात कर लूं द्वितीयक समंक की विशेषता, तो मैं पहली आपसे चीज पूछना चाहूंगी, क्या ये मौलिक है? क्या ये पहली बार बना है, पहली बार इकट्ठा हुआ है? क्या जो आपने डाटा मुझे दिया वो आपने खुद किया था? तो सबका जवाब होगा नहीं। तो जो आंकड़ा पहली बार इकट्ठा ही नहीं किया गया है वो आंकड़ा मौलिक नहीं हो सकता। तो आपको लिखना होगा कि ये जो द्वितीयक समंक होता है वो मौलिक नहीं होता। अब बात कर ले विश्वसनीयता की। आप तो कहोगे कि हमें अपने सर पे पूरा भरोसा था मैम, वो गलत नहीं करेंगे, उनके इकट्ठा किए हुए डाटे को मैं यहाँ लाकर आपको दे रहा हूँ। गुड, सही है। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि पूरे स्कूल में या आपकी क्लास में ऐसा होता है ना कि नेम 60 बच्चों का लिखा है, लेकिन लगातार 2 महीने से 1-2 बच्चे नहीं आते, लेकिन क्या रजिस्टर में नाम कटा? अगर कोई आएगा तो आपकी मैम या आप खुद अपने क्लास के बच्चों की संख्या कितनी बताएंगे? 60। भले ही वो 2 बच्चे 2 महीने से स्कूल नहीं आ रहे हैं। तो क्या ये बिल्कुल सही डाटा है कि उतने बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं? क्या ये बिल्कुल सही डाटा है? सैद्धांतिक नहीं हो गया कि यहाँ पे आप बता रहे हो कि 60 लेकिन पढ़ने के लिए आते हैं 58? तो क्या मैं भरोसा कर सकती हूँ ऐसे आंकड़ों पे पूरा? नहीं ना। तो दूसरी जो इसकी विशेषता होती है बच्चों, विशेषता कह लीजिए या इसकी खास बात, कि ये पूर्ण विश्वसनीय ये आंकड़े नहीं होते।
और जब भरोसा ही पूरा नहीं है तो हम ये बिल्कुल मान सकते हैं कि आंकड़ा शुद्ध भी नहीं होगा, इसमें पक्षपात की संभावना होगी। सामने वाले ने उसे एकत्र करने में अगर किसी गलत तरीके का उपयोग किया है या जो सही तरीका नहीं है उसका उपयोग कर लिया है और आंकड़े को छाप दिया, तो हम अगर उस आंकड़े का उपयोग कर रहे हैं तो हमारा भी रिजल्ट सही नहीं आएगा। जैसे आपके विद्यालय में आपने देखा होगा कि बोर्ड एग्जाम्स में पूरे बच्चों की संख्या होती है 150, लेकिन उसमें से एग्जाम देते रहते हैं 140। तो क्या साल भर में वो 10 जो बच्चे हैं वो नहीं आए, लेकिन फिर भी उनका नाम नहीं काटा गया, लास्ट बोर्ड एग्जाम तक उनका नाम चलने दिया गया। तो ये इस तरह का जो डाटा हुआ वो बिल्कुल सही डाटा तो नहीं हुआ, क्योंकि बोर्ड ये समझ रहा है कि आपके विद्यालय से 150 बच्चे परीक्षा देंगे, वो 150 प्रश्न पत्र भेज रहा है और आपके विद्यालय से एक्चुअली 140 ही दे रहे हैं परीक्षा। तो ये जो थोड़ी सी विश्वसनीयता का प्रश्न है ना, वो थोड़ा डगमगा जाता है। तो इसीलिए ये माना जाता है कि इसके द्वारा आंकड़े जो इकट्ठा किए जाते हैं वो पूर्णतः शुद्ध नहीं होते। उसके बाद जरा समय, श्रम और धन को देख लेते हैं। इसीलिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है बच्चों। क्यों? क्योंकि प्राइमरी डाटा में आपका टाइम ज्यादा लगता है, आपका पैसा ज्यादा लगता है, आपकी मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन जो सेकेंडरी डाटा होता है उसमें इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। बना बनाया एक कागज मिला, आपने तुरंत नोट किया और तुरंत आप उसका निष्कर्ष निकालने पे लग गए। तो यहाँ पर समय, श्रम और धन सभी की बचत होती है बच्चों। तो ये एक तरह से मितव्ययी तकनीक मानी जाती है। उसके बाद आप लोगों से एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े में अंतर बताइए। मैंने इन दोनों की विशेषता बताते हुए इसके अंतरों को भी इसी रूप में आपके सामने रख दिया है कि आप आराम से प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में इन अंतरों को लिख सकते हैं, और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आता है तो आप इस तरीके से इनकी विशेषता भी बता सकते हैं। अब बच्चों जो नेक्स्ट काम हमें करना है वो ये कि प्राथमिक क्रमांक एकत्र करने की विधियां क्या क्या होती हैं। हमको अगर प्राइमरी डाटा लेना है तो हम वो प्राइमरी डाटा कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही में हम देखेंगे कि जो सेकेंडरी डाटा है वो हम कहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों प्राइमरी डाटा एकत्र करने की विधियां। अगर मैं इसका वर्णन करूं तो जो सबसे पहली विधि होगी वो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। अब इसे थोड़ा समझिएगा कि प्रत्यक्ष का मतलब क्या। प्रत्यक्ष का मतलब कि आप डायरेक्ट प्रश्न कर सकते हैं। भाई प्राइमरी डाटा है तो आप तो जाओगे ही, हो सकता है फील्ड में जाओ, आप नहीं जाओ तो अपने किसी प्रतिनिधि को भेजो। डाटा तो आप पहली बार ही इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन उसके थोड़े से तरीके को देखिएगा बच्चों। उसके कारण इसकी जो मेथड हैं वो बहुत ज्यादा अलग अलग हैं। जब प्रत्यक्ष बोला जाता है ना तो आप इसका अनुमान प्रश्न से लगाइएगा। जब खोजकर्ता डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, जो वो जानना चाहता है उस चीज को डायरेक्ट पूछता है, आपकी आय कितनी है, डायरेक्ट पूछता है, क्या आप पढ़े लिखे हैं। तो ये इस तरह के अगर प्रश्न हैं डायरेक्ट उसी व्यक्ति से पूछे जा रहे हैं और बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से पूछे जा रहे हैं, कुछ भी घुमा फिरा कर नहीं पूछा जा रहा है, तो इस तरह का अनुसंधान बच्चों प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान कहलाता है, जिसमें प्राइमरी डाटा इकट्ठा करने के लिए स्वयं जाता है खोजकर्ता और डायरेक्ट प्रश्न करता है। अब एक जो विधि है इसकी वो है अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष आया, इनडायरेक्ट आया, तो वहां पर आप समझिएगा कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। कई ऐसे प्रश्न होते हैं बच्चों जिसे हम किसी से डायरेक्ट नहीं पूछ सकते, उसकी भावनाएं हर्ट होती हैं। ठीक, जैसे एक आपको डाटा दिया गया कि बाढ़ पीड़ित किसी गांव में जाके आपको पता लगाना है कि बाढ़ पीड़ितों की दशा कैसी है, तो आप उसके लिए क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्या आप ऐसे डायरेक्ट उससे पूछेंगे क्या, कितने मरे तुम्हारे यहाँ, अच्छा ठीक है, कितने बच्चे मरे? आप ऐसे डायरेक्ट उनसे नहीं पूछ सकते, उनकी भावनाएं हर्ट होंगी। तो इसको थोड़ा अप्रत्यक्ष रूप से आप पूछोगे। आप जाओगे जरूर, उनके पड़ोसी से पूछोगे इनके यहाँ कितने लोग थे, वो बोलेगा 5, तो बाढ़ की वजह से सामने वाला बोल देगा साहब 2 तो मर गए, 3 ही लोग बचे। आपको डाटा मिल गया,
आपने डायरेक्ट उस व्यक्ति से नहीं पूछा, उसे हर्ट नहीं किया। तो कई बार ऐसा सिचुएशन हो जाता है बच्चों कि हम डायरेक्ट नहीं आंकड़ा ले सकते। जैसे कोई अगर कर्ज ले रहा है तो डायरेक्ट आप उससे जाके पूछ सकते हैं, कैसे भाई आज तक कितना कर्ज लिया है, तो क्या वो सही बताएगा? नहीं ना। तो ऐसे में हमको इनडायरेक्ट प्रश्न करना पड़ता है अपनी बात को निकलवाने के लिए। या कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले व्यक्ति से डायरेक्ट ना पूछ के हम किसी अन्य व्यक्ति से पूछ के उसकी जानकारी निकाल लेते हैं। तो इस तरह का भी जो अनुसंधान होता है वो अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान कहलाता है बच्चों। उसके बाद जो अगला है वो है संवाददाता। आप सभी न्यूज चैनल देखते होंगे और वो जो न्यूज चैनल हैं उनके द्वारा कहा जाता है ये आपको लेके चलते हैं मुंबई, इस रिपोर्टर की रिपोर्ट सुनिए। तो ये जो काम किया जा रहा है जिसमें उनका कोई रिपोर्टर जाकर आंकड़ा या डाटा इकट्ठा कर रहा है, उसे ही बच्चों हम प्राइमरी डाटा के अंतर्गत संवाददाता द्वारा सूचना की प्राप्ति कहते हैं। कि आप अपना कोई भी प्रतिनिधि भेज दीजिए उस क्षेत्र में, वो आपके लिए आंकड़े इकट्ठा करके ले आएगा। इसके बाद बच्चों एक और जो तरीका है, जो बड़ा पॉपुलर तरीका है क्वेश्चन आयर का, प्रश्नावली द्वारा। अब इसे कहा जाता है डाक से, तो मैं नहीं मानती क्योंकि डाक का जमाना बहुत कम रह गया है, अब ईमेल है। तो अगर आपने क्वेश्चन आयर तैयार किया और एक साथ कई लोगों को मेल कर दिया या आपने पोस्ट कर दिया और बकायदा उसमें निर्देश दे दिए, ठीक वैसे ही जैसा आपके एग्जाम पेपर में होता है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक 2 नंबरों के प्रश्न हैं, वैसे ही आप निर्देश दे दोगे कि प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक आपकी व्यक्तिगत जानकारी मांगी गई है, 11 से 20 तक आपकी रुचियों के संबंध में जानकारी मांगी गई है। ऐसे लिख के आपने भिजवा दिया, सामने वाला उसे पढ़ेगा, टिक लगाएगा और आपको वापस भेजेगा। तो ये जो विधि है उसको हम कहते हैं प्रश्नावली द्वारा आंकड़े इकट्ठा करना। उसके बाद बच्चों जब हमको किसी भी जगह का, किसी भी विषय का बहुत ही गहन अध्ययन करना होता है, तो उस गहन अध्ययन करने में बच्चों हम ये देखते हैं कि जो आंकड़ा है वो सबकी समझ में आए। ठीक, तो सबकी समझ में आने के लिए मैं अगर प्रश्नावली बनाई हूं और वो नॉर्मली जल्दी कोई भी व्यक्ति उसको आंसर नहीं कर सकता, तो मैं 2-4 लोगों को उसका प्रशिक्षण दूंगी कि देखिए प्रश्न क्रमांक 4 में मैं ये जानना चाहती हूँ, प्रश्न क्रमांक 5 में मैं ये जानना चाहती हूँ। वो व्यक्ति मेरी बात समझेंगे और फिर उसे लेकर जाएंगे लोगों के पास, उन्हें भी समझाएंगे और तब उनसे उन प्रश्नों का उत्तर लेकर इकट्ठा करेंगे बच्चों। तो इसे हम कहते हैं प्रगणक द्वारा अनुसूची भरवाना। ध्यान रखिएगा कि प्रश्नावली या अनुसूची एक ही जैसी होती है, बस ये है कि अनुसूची में बहुत गहन प्रश्न होते हैं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत गहराई से आप कुछ जानना चाहते हैं, उस समस्या से रिलेटेड आप बहुत कुछ गहराई से जानना चाहते हैं, तो आप उसमें कई खंड बनाते हैं प्रश्नों के। तो उसके लिए आपको प्रशिक्षित लोगों की जरूरत पड़ेगी ही, जो आपके लिए डाटा इकट्ठा करके भेजेंगे। अब ठीक द्वितीयक समंक को देख लीजिए कि अगर आपको सेकेंडरी डाटा इकट्ठा करना है तो आप क्या कर सकते हैं। तो सेकेंडरी डाटा इकट्ठा करने के लिए बच्चों या तो पब्लिश्ड होता है स्रोत, सोर्स होता है पब्लिश्ड, या दूसरा जो होता है वो होता है अप्रकाशित, अनपब्लिश्ड। अब आप कहेंगे बच्चों कि ये अप्रकाशित स्रोत क्या है, तो वो ठीक वैसे ही जैसे आपके क्लास टीचर का रजिस्टर, आपके उस रजिस्टर में वो हर रोज मेंटेन करती हैं कितने बच्चे आए, कितने एब्सेंट रहे, कितने बच्चों की संख्या है, उनके माता पिता का नाम, सब कुछ उसमें अपडेट रहता है बच्चों, लेकिन वो कहीं पर भी पब्लिश नहीं होता, छपता नहीं है। जबकि जो प्रकाशित स्रोत होते हैं वो अलग अलग जगहों पे छपते हैं। जैसे मैं इसकी एग्जांपल्स आपको दे दूं कि प्रकाशित स्रोत में कुछ सरकारी जो विभाग हैं वो अपने डाटा देते हैं, कुछ अर्ध सरकारी विभाग अपना डाटा देते हैं, बैंक वगैरह का डाटा, बीमा व्यवसाय का डाटा। इसके अलावा जो इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन है, जैसे न्यूयॉर्क टाइम है, WHO की रिपोर्ट, ये सब जो है अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन, संस्थाओं की रिपोर्ट,
अलग अलग जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनकी रिपोर्ट, वित्त आयोग या आयोग और समिति की रिपोर्ट। तो ये स्रोत, किसी भी तरह का सर्वेक्षण, ये सभी स्रोतों में बच्चों आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं और उन आंकड़ों को छापा भी जाता है। और आपका अगर कोई भी समस्या उससे संबंधित है, आप लेना चाहते हैं, तो आप ऐसे किसी भी पब्लिश सोर्स से डाटा ले सकते हैं, लेकिन आपको बताना होगा कि वो डाटा आपने कहाँ से लिया है। अब बात कर लेते हैं अप्रकाशित। जैसे मैंने कहा कि विद्यालयों में कक्षा शिक्षकों के द्वारा जो रजिस्टर मेंटेन होता है, या आपके असाइनमेंट के मार्क्स जो मेंटेन किए जाते हैं, जो कहीं पे बहुत पब्लिश नहीं होते, आपका इंटरनल असेसमेंट जो होता है, जो हर महीने होता है लेकिन उसको कहीं दिखाया नहीं जाता, आपकी मैम आपका प्रोग्रेस चेक करती रहती है, तो इस तरह का भी जो डाटा होता है उसको अनपब्लिश्ड डाटा कहते हैं। और अगर हमको जरूरत है तो हम इन सभी डाटा का उपयोग भी कर सकते हैं। अब ये जो वीडियो था बच्चों, ये आपके प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा और उसके कलेक्शन के मेथड से रिलेटेड था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। और याद रखिएगा, आई एम ऑलवेज विथ